आज मैं ऐसे याद कराऊंगा आपको कि आप ये भूल ही नहीं सकते। उसके बाद ये डेट्स 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर भूल ही नहीं सकते। सिर्फ यहां पर देखिए, मैं बताता हूं ये डेट रखी कैसे है। पृथ्वी को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी में किस किस प्रकार की गतियां होती हैं। गतियों को समझने के लिए हमने लिया ग्लोब। वैसे हम इससे पहले काफी सारी वीडियोस में समझ चुके हैं पृथ्वी किस तरीके से गति करती है, फिर भी आज हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है बीच में एक सूर्य और पृथ्वी अब इस तरीके से सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जब पृथ्वी इस तरीके से सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण गति। इसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति। सूर्य और ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर सूर्य यहाँ है तो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। यानी अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ये घड़ी की उल्टी दिशा में। और इसे जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। यानी कि हमारा एक साल होता है 365 दिन का, लेकिन अगर आप देखें तो 365 दिन के अलावा इसे 5 घंटे 48 मिनट और ये कुछ सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये 5 घंटे, और अगर आप इसको राउंड फिगर में देखें तो हमें 6 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। अगर हम देखें तो हमें 6 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग रहा है पृथ्वी को। इसका मतलब है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा और लग रहे हैं हर साल। 6 घंटे को मैनेज भी करना होगा कहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 6 की गुणा कर दो 4 से और ये बन जाता है 24 घंटे। इसका मतलब एक दिन फालतू हो जाता है हर चौथे साल बाद। इसका मतलब हर 4 साल बाद ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बना देंगे, यानी कि एक दिन फालतू बना देंगे। और वही एक दिन हमें मिलता है हर चौथे साल में, फरवरी में। हर चौथे साल की फरवरी 28 दिन की नहीं 29 दिन की हमने इसी वजह से रखी है। इस रिवॉल्यूशन की वजह से परिवर्तन आता है मौसम में। जो मौसम के अंदर परिवर्तन आता है वो आता है इसी गति की वजह से। अभी हम आगे समझ लेंगे किस तरीके से मौसम में परिवर्तन आए हैं। इसके अलावा पृथ्वी की एक गति है रोटेशन गति, यानी कि घूर्णन गति। पृथ्वी इस तरीके से भी घूम रही है तो इस गति को हम बोलते हैं रोटेशन गति। पृथ्वी इस तरीके से भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, ये दोनों ही गति है पृथ्वी एक साथ कर रही है, तो इस गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति। और ये गति अगर व्यक्ति खड़ा है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जाती है। और ये एक गति जब पृथ्वी पूरी कर लेती है तो उससे होते हैं दिन रात। इस वजह से रोटेशन यानी कि घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति भी हम इसको बोलते हैं। एक दिन कितने का होता है, तो एक दिन होता है 23 घंटे 26 मिनट 40.91 सेकंड का होता है एक दिन। ये नक्षत्र दिवस है। 2 टाइप के हमारे दिवस होते हैं, एक होता है सोलर मास, यानी कि जो सूर्य को मानकर हम दिन निकालते हैं, और एक होता है नक्षत्र मास, जो कि हम नक्षत्र को देखकर दिन निकालते हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियरली समझाया गया है कि क्या अंतर होता है इन दोनों दिनों में। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की जो रोटेशन गति है, यानी कि जो घूर्णन गति है अपने आप को घूमने की, इस वजह से क्या क्या होता है पृथ्वी में, एक तो दिन और रात होते हैं, दूसरा ज्वार भाटा आता है, और तीसरा समुद्र की जो धाराएं बह रही हैं उनकी बहने की डायरेक्शन में अंतर आता है। और जो हमारे यहाँ हवाएं चल रही हैं, हवाएं एक ही दिशा में नहीं चलती, बल्कि कभी किसी दिशा में कभी दूसरी दिशा में चलती हैं। तो ये भी अंतर जो आता है ये पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से आता है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर क्या हर जगह दिन और रात बराबर होते, तो नहीं। पृथ्वी पर एक इक्वेटर का छोड़कर, यानी कि जो विषुवत रेखा है उसको छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कहीं भी दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो अक्ष है उसका झुकाव 23.5 डिग्री है। इसी वजह से पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात बराबर नहीं होते। इस चीज को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप हैं सूर्य। अभी देखिए पृथ्वी इस तरीके से एक अक्ष पर झुकी हुई है, जिस तरीके से ये पृथ्वी झुकी हुई है, यह है इसकी लाल रेखा। अब जब पृथ्वी आपके इस तरफ रहेगी, यानी कि सूर्य के इस तरफ रहेगी, तो ये वाला हिस्सा सबसे आसानी से दिखेगा, यानी नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन जब ये पृथ्वी कितना भी घूमती रहेगी, लेकिन आपको ये वाला नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन जब ये पृथ्वी घूम के इस तरीके से आपके पीछे आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको ये पीछे से नहीं दिखा सकता, इस वजह से मैं इसी को ही घुमा देता हूं। तो जब ये घूमकर इस तरीके से आ जाएगी पीछे, आपके पीछे आ जाएगी, तब आप देखिए अब आपको नीचे का हिस्सा दिखाई ना दे करके ऊपर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अब जो सूर्य की धूप होगी वो ऊपर के हिस्से में ज्यादा पड़ेगी। जब पृथ्वी इस तरीके से आपकी तरफ थी, तब यहां पर हो रही थी गर्मियां और यहां पर चल रही थी ठंड, क्योंकि यहां पर अच्छे से धूप नहीं आ पा रही। लेकिन जब पृथ्वी आई इस तरीके से, तो अब इस हिस्से में हो गई गर्मियां और यहां पर नीचे वाले हिस्से में आ गई ठंड। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम बनाया गया जिसमें कि यह है सूर्य और ये पृथ्वी चारों ओर इस तरीके से घूम रही है।
साथ ही साथ ये पृथ्वी का अक्ष दिखाया गया है क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से आप देखिए, जब पृथ्वी इस तरफ है, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भारत में। तो भारत में हम रहते हैं नॉर्थ की तरफ, यानी हम रहते हैं ऊपर की तरफ। यह है आर्कटिक सर्कल, यह है आर्कटिक सर्कल, और यह है 23.5 डिग्री की रेखा यानी कर्क रेखा। यह है 23.5 डिग्री की रेखा यानी कि यह है कर्क रेखा, और यहीं पर है हमारा भारत। अब देखिए यहाँ पर 21 जून है, 21 जून में पृथ्वी इस तरह होती है, तो सूर्य की धूप आराम से जाएगी, यहाँ पर पूरी तरीके से लंबवत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर धूप बहुत बढ़िया रहेगी 21 जून में, यानी कि सूर्य यानी यहाँ पर चलेंगी गर्मियां। तो ऋतु क्या लिखी यहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु चलेगी? ग्रीष्म ऋतु। अब यही जब पोजीशन यहाँ से आकर पृथ्वी इस तरीके से चली जाएगी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है कर्क रेखा, अब ये कर्क रेखा सामने नहीं है, कर्क रेखा ऊपर चली गई है, बल्कि सूर्य की इस समय जो सीधी किरणें पड़ेंगी वो पड़ेंगी नीचे, यानी कि मकर रेखा पर, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मकर रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वहां होंगी गर्मियां, और हमारे तरफ आ जाएगी ठंड। इसका मतलब सर्दियां आ जाएंगी भारत की तरफ, क्योंकि भारत इस समय हो गया ऊपर। भले ही दिन हो, लेकिन सूर्य की गर्मी उतनी तेज नहीं लगेगी हमें। और देखिए डेट क्या है? 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को ये इस एंगल पर हो जाता है, और यहां चलती है शीत यानी कि विंटर ऋतु। अब जब पृथ्वी यहां से यहां आती है, बीच में ये दो पॉइंट है, एक है 23 सितंबर का और एक है 21 मार्च का। ये दो ऐसे पॉइंट हैं, तो ये है हमारा प्यारा भारत। अगर पृथ्वी इस तरीके से है तो आप देखिए नीचे तो है गर्मियां, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, और ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यहाँ पर धूप अच्छे से नहीं आएगी, तो यहाँ हो गई ठंड। जब ये लौट के दोबारा पीछे आया तो ये एंगल इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर भारत में आ गई गर्मियां, क्योंकि भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा है साफ, लेकिन नीचे आ गई शीत ऋतु। अब जब ये घूम के एक पोजीशन ऐसे आएगी कि ये आपके इस तरीके से आएगा, सूर्य के इस तरीके से, इस समय सूर्य होगा लंबवत यहाँ पर, यानी कि विषुवत रेखा पर। तो उस समय अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ऊपर और नीचे का सेम रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊपर भी और ये नीचे भी दोनों को बराबर बराबर देख सकता है। ना यहाँ पर ज्यादा ठंड होगी, ना यहाँ पर ज्यादा ठंड होगी। अब वो डेट कौन कौन सी है? तो 21 जून ग्रीष्म ऋतु, 23 सितंबर ये बीच का पार्ट, यहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे। जबकि अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि 21 जून में, तो यहाँ पर ये इस तरीके से झुका हुआ है, तो यहाँ पर दिन तो होगा बड़ा और रात होगी छोटी। अगर देखें जो कर्क रेखा यहाँ तक का कर्क रेखा का एरिया है, इतना एरिया, ये पूरा का पूरा दिन में आ रहा है, जबकि केवल इतना सा ही एरिया है जो कि रात में आ रहा है। लेकिन अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा में केवल इतना सा हिस्सा है जो कि दिन में आ रहा है, और इतना बड़ा हिस्सा है जो कि रात में आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, इसका मतलब है कि गर्मियों में भारत में दिन बड़े हो जाएंगे जबकि रातें छोटी हो जाएंगी। वही अगर हम देखते हैं विंटर में, शीत ऋतु में देखते हैं, तो कर्क रेखा आप देख सकते हैं केवल इतना ही हिस्सा दिन में आ रहा है, इतना ही हिस्सा दिन में आ रहा है, बाकी ये सब रात की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब शीत ऋतु आ जाएगी तब भारत में दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं 21 मार्च और ये 23 सितंबर, तो यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होंगे। लेकिन जब हम गर्मियों से विंटर की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हम गर्मी से ठंड की तरफ जाते हैं, तो हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसे भी इक्विनॉक्स, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि बराबर, दिन रात बराबर होते हैं। तो ये जो इक्विनॉक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटम। जब हम जाते हैं गर्मियों से विंटर की तरफ, तो हम इसको बोलते हैं ऑटम। विंटर झेलने के बाद जो भी पेड़ बचते हैं, जब वो बसंत ऋतु में आते हैं, तब मौसम अच्छा होने लगता है, तब ठंड थोड़ी घटने लगती है और गर्मियां भी उतनी नहीं हुई होती। तो उस समय पेड़ पौधे काफी अच्छी तरीके से खिलते हैं, पीले पीले फूल और आपको आराम से दिखाई देंगे हर जगह खेत में। तो ये पहचान होती है बसंत मौसम की। और जब ये ग्रीष्म ऋतु के बाद, गर्मियों के बाद ठंड की तरफ दोबारा जाता है मौसम, तो ये आता है शरद यानी कि ऑटम। यहाँ पर क्या होता है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो हरे की बजाय लाल होना शुरू कर देते हैं, लाल और भूरे से होना शुरू कर देते हैं। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जैसे कि नॉर्वे। हम सीधा समझते हैं ग्लोब से। अगर हम देखें आर्कटिक सर्कल को, तो इस समय भारत में गर्मियां हैं, लेकिन आप देखें ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये आपको ये यहां भी दिखाई दे रहा है, ये आपको यहां भी दिखाई दे रहा है।
यानी कि ये पृथ्वी कितनी भी पूरी घूम जाएगी, यहां पर दिन होता ही रहेगा क्योंकि सूर्य दिखाई दे रहा है यहां से। लेकिन जो नीचे का एरिया है यहां पर रात ही है, चाहे पृथ्वी कितनी भी घूम ले, लेकिन यहां पर रात ही रहेगी। तो इसी तरीके से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, आर्कटिक सर्कल से ऊपर जितना भी एरिया है वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जैसे कि यहां पर देखें तो 6 महीने का दिन चल रहा है, तो 6 महीने तक ये दिन चलेगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रात चल रही है 6 महीने की। जब ये उधर चल जाएगा तब इधर दिन शुरू हो जाएगा 6 महीने का, और उधर शुरू हो जाएगी रात। अब मकर और कर्क रेखा में जो सांध्य प्रकाश होता है उसकी अवधि बहुत कम होती है, मकर और कर्क रेखा में। अब सांध्य प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा रहता है दोपहर को, लेकिन जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय प्रकाश बहुत हल्का रहता है, और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय का प्रकाश बहुत हल्का रहता है। उस प्रकाश को हम बोलते हैं सांध्य प्रकाश। तो कर्क और मकर रेखा पे ये जो सांध्य प्रकाश की अवधि होती है, ये अवधि बहुत कम होती है। और जैसे जैसे आप कर्क और मकर रेखा से ऊपर जाएंगे, देखिए कर्क रेखा ये है, ये वाली, मकर रेखा ये वाली, इन दोनों के बीच में सांध्य प्रकाश बहुत कम रहता है, बहुत कम अवधि के लिए आता है। और जब आप ये कर्क रेखा और मकर रेखा के एरिया से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, तो ये सांध्य प्रकाश की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, ये बढ़ने लगेगी। बात करते हैं हम ये पेरिहेलियन और ये एपिहेलियन क्या है। पेरिहेलियन एपिहेलियन हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं। LION यानी कि लायन, LION लायन, लायन यानी कि शेर की बात कर रहे हैं हम। पेरी यानी कि पास जाना, पी से पेरी, पी से पास जाना, एपी का मतलब इसका अपोजिट दूर जाना। तो जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। पृथ्वी जब घूमती है तो जैसे ये है सूर्य, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है इस ऑर्बिट में। यानी कि एक समय आता है कि पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास आ जाती है, और एक समय आता है कि पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। तो इसी को ही हम बोलते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, हिंदी में बोलते हैं उपसौर। पेरिहेलियन हिंदी में बोलते हैं उपसौर, या इसका एक और नाम है रवि नीच। रवि नीच, इस पेरिहेलियन, उपसौर, रवि नीच, ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे ज्यादा पास होती है सूर्य के। और एक है एपिहेलियन, हिंदी में नाम है अपसौर, दूसरा नाम है सूर्योच्चय। सूर्योच्चय दूसरा नाम है, ये होता है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। अब यहीं पर बात कर लेते हैं चंद्रमा की भी। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य कभी पास जाती है, फिर दूर जाती है, फिर पास जाती है, उसी तरीके से अगर हम मान लें ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी पास आता है, कभी दूर जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिजी। पेरिजी, PERIGEE, पेरिजी। और जब ये दूर जाता है, जब पास आ गया है चंद्रमा, तब हम इसको बोलते हैं पेरिजी। और जब ये चंद्रमा दूर चला जाता है तब हम इसको बोलते हैं एपोजी। हिंदी में पेरिजी को बोलते हैं हम उपभू, और इसको बोलते हैं अपभू। लायन यानी कि शेर के पास जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी जा रही है शेर के पास, यानी सूर्य के पास। और जहां पर जी लिखा हो, एपोजी और पेरिजी, जी वाला यानी कि चंद्रमा आ रहा है पृथ्वी के पास, या दूर जा रहा है पृथ्वी से। अब पृथ्वी पास आ गई, दूर चली गई। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि कितना पास और कितना दूर जाती है। तो 51 लाख किलोमीटर का अंतर आता है जब पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है और सूर्य से दूर चली जाती है, तो उसमें 51 लाख किलोमीटर का अंतर आता है। टोटल जो पृथ्वी की एवरेज दूरी है सूर्य से वो है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। अब बात आती है संक्रांति की, यानी संक्रांति क्या है? संक्रांति हिंदी में एक और नाम है इसका अयनांत, और इंग्लिश में नाम है सोल्स्टाइस। संक्रांति, अयनांत और सोल्स्टाइस। जब दिन और रात का अंतर सबसे ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं संक्रांति। जब दिन और रात का अंतर सबसे ज्यादा हो। अब जैसे कि भी बताया, जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे ज्यादा अंतर कहाँ होता है? यहाँ दिन और रात का अंतर सबसे ज्यादा होगा, यहाँ दिन और रात का अंतर सबसे ज्यादा होगा। अंतर क्या है? जब यहाँ की हम बात करेंगे तो ये कर्क रेखा के लंबवत है सूर्य। इसका मतलब कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, और मकर रेखा पर दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। ऐसे यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 2 टाइप के हमारे होते हैं संक्रांति, यानी कि अयनांत। एक होता है ग्रीष्म संक्रांति, जिसको हम बोलते हैं कर्क संक्रांति, यानी कि सूर्य अब के कर्क में है। तो सूर्य कर्क में कब है? जबकि ग्रीष्म ऋतु आ गई, यानी 21 जून को। वो है 21 जून की।
और अगर हम शीत संक्रांति की बात करें यानी कि मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर की। बात आता है कि ये इक्विनॉक्स क्या है। इक्विनॉक्स यानी कि हिंदी में विषुव, ये दो पोजीशन जहां पर दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, ये कहलाता है इक्विनॉक्स। अब यहां पर भी दो होगा, एक होता है वसंत इक्विनॉक्स यानी कि ये बसंत वाला। डेट क्या है इसकी? 21 मार्च। डेट इसकी है 21 मार्च। दूसरा हमारा विषुव हो गया शरद विषुव यानी कि ऑटमल इक्विनॉक्स। ऑटमल इक्विनॉक्स इसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स इंग्लिश में। ये कब होता है? जब ये वाला था 21 मार्च का, ये वाला है 23 सितंबर का, तो ये होता है 23 सितंबर का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि इन डेट्स को याद कैसे रखें, क्योंकि ये माइंड के अंदर ना मिक्स हो जाती हैं। आज मैं ऐसे याद कराऊंगा आपको कि आप ये भूल ही नहीं सकते। उसके बाद ये डेट्स 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर भूल ही नहीं सकते। सिर्फ यहां पर देखिए मैं बताता हूं ये डेट रखी कैसे है। कुछ नहीं करना आपको, ये तो आपको ध्यान रहेगा ग्राफ, एक बार इसकी अपनी आंखों में फोटो खींच लीजिए बस। अब इधर क्या है, बस ये ध्यान रखें, इधर क्या है? गर्मी है, इधर क्या है? गर्मी। और सब एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ सब एक दूसरे के अपोजिट है। इधर क्या है? गर्मी है यानी कि गर्मी है, तो उधर क्या होगा? ठंड होगी। इधर गर्मी है तो इधर क्या होगी? ठंड होगी। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ कि उल्टे हाथ पे गर्मी है हमारे, उल्टे हाथ में हमारे गर्मी है। डेट याद करनी ही नहीं है। 21, 22, 23 गिनतियां याद नहीं कर सकते हो क्या? 21, 22, 23 और यहां भी 21, 21, 22, 23 कहां से? ऊपर से तो स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे ही तो घूमेंगे हम। 21, 22, 23। अब यहां पर 21 क्यों आ गया? 24 क्यों नहीं आया? इसका रीजन बताते हैं। क्योंकि यहां पर है गर्मियां। गर्मियों में क्या होता है कि लोग कहते हैं, जो दो लोग भी होंगे ना वो कहेंगे एक, वो भी एक हो जाते हैं। यानी दो लोग भी जा रहे हैं अगर, तो वो कहते हैं भाई दूर हट, मैं अकेले जा रहा हूं। गर्मी लगती है। जहां दो लोग बैठे हैं वो ये कहते हैं भाई तू वहां बैठ जा, मैं अकेले बैठूंगा, गर्मी लगती है। तो इसलिए यहां पर हमें 21 लिखना पड़ा। 21, 22, 23 यहाँ 21 दोबारा आ गया। अब बात आती है डेट तो हो गई, अब महीने कैसे रखेंगे यार? तो महीने तो याद रखने ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। टोटल 4 जगह महीने बांटने हैं। टोटल महीने कितने हमारे पास? 20 थोड़ी हैं, 12 ही तो हैं। टोटल महीने हैं 12 हमारे पास, 4 जगह बांटने हैं, तो 3-3 करके तो बांटोगे भाई। 3 चौक 12, 3-3 करके बांटोगे। इसका मतलब अब स्टार्टिंग से पहले भी स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लो भाई तीसरा महीना दे दिया इसे, 3-3 महीने की तो गैप में चल रहा है क्योंकि एक साल तो तभी पूरा होगा। तीसरा इसे दे दिया, चल भाई छठा महीना इसे दे दिया, ठीक है भाई। 9वां महीना इसे दे दिया, ठीक है। 12वां महीना तुझे दे दिया। तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च। छठा महीना कौन सा होता है? जून। 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर। खत्म। और जब आप डेट निकाल लोगे, आपको तो गर्मी और ठंड भी याद करनी नहीं है। इतना तो सबको पता है कि 21 जून में गर्मी होती है कि ठंड होती है इंडिया में। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।